हेलो एंड वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज, जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित विशेष टॉपिक के बारे में, और उसका नाम है राष्ट्रीय आय। क्या है राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय के साथ साथ हम थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम विशेष फोकस करेंगे राष्ट्रीय आय पर। राष्ट्रीय आय के बारे में जानेंगे। देखो, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और जीएनपी क्या होती है, इनके बारे में देखेंगे। और आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, उसकी परिभाषा, अवधारणा और कौन कौन सी मदें होती हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं जो राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और ऐसी कौन सी वे स्थितियां होती हैं जब राष्ट्रीय आय की गणना करने में समस्या बनकर आती हैं। तो आज हम राष्ट्रीय आय के साथ साथ इन सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि राष्ट्रीय आय की आवश्यकता क्यों है। देखो, आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण एक साधन होता है। यदि आपको पूंजी का सृजन करना है, पूंजी सृजन, कैपिटल का सृजन करना है, या फिर आपको कहें कि संसाधनों को आगे बढ़ाना है, तो आय होना एक बहुत बड़ी वस्तु बन जाती है। या फिर कह सकते हैं कि यदि आप संसाधनों का बहुत तेज़ी से वृद्धि करना चाहते हैं तो आय का होना बहुत ज़रूरी है। उत्पादन के साधनों में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, उनमें से पूंजी का भी एक ध्यान रखा जाता है। यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप उत्पादन की प्रक्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे श्रम होता है, पूंजी होती है, भूमि होती है और उद्यमशीलता होता है। इनके द्वारा ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तो देखो, जो राष्ट्रीय आय होती है वो एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि नीति निर्माण तथा कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाती है। किसमें? नीति निर्माण तथा कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप है। क्या है? राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप है। अभी हमने देखा था कि यदि आपके पास पूंजी नहीं है, यदि आय नहीं है, तो आप उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात, यदि आपको पूंजी का सृजन करना है तो आय होना आवश्यक है। देखो, जो पूंजी का सृजन होता है वो थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है। पूंजी सृजन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला होता है कि आपके पास पूंजी आने के सोर्स होने चाहिए। स्रोत कि मतलब ऐसे सोर्स होने चाहिए जहाँ से आपको पूंजी प्राप्त हो सकती है। दूसरी बात, पूंजी प्राप्त तो हो रही है लेकिन उसका बचत भी होना ज़रूरी है। तीसरी बात, अब उस बचत को हमें बचा के नहीं रखना है, उस बचत का इन्वेस्टमेंट होना भी ज़रूरी है। अब ऐसे उस बचत का निवेश नहीं होगा तो पूंजी का सृजन नहीं होगा। ठीक है, कभी हम फिर इस पर बात करेंगे कि पूंजी सृजन कैसे होता है, कैसे कोई पूंजी का सृजन कर सकता है। फिलहाल तो हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप है। इसके आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा, जो राष्ट्रीय आय होती है उसके जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके विश्लेषण के द्वारा ही हम किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से, यहाँ मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था में याद रखना कि 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र? अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग से संबंधित होता है और तृतीयक क्षेत्र सेवा से संबंधित होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। ये बेसिक चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम चल रहे थे कि जो आंकड़े होते हैं, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं, उसका विश्लेषण करके ही हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र से ज़्यादा आय हो रही है, किस क्षेत्र से कम आय हो रही है। फिर हम पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में ज़्यादा मजदूर लगे हैं, और ज़्यादा मजदूर लगे होने के बाद भी यदि उस क्षेत्र से कम आय हो रही है तो इसका मतलब है कि वह क्षेत्र बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो भारत में सेवा क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में लगभग 60 से 61% के आसपास है।
और कृषि क्षेत्र का योगदान वो 17 से 18% के आसपास है, 8% की बात कर रहे हैं। और जो उद्योग क्षेत्र है वो 24-25% के आसपास ही है। ठीक है, तो अब देखिए कि जो देश की 50% जनसंख्या जहाँ कृषि पर डिपेंड है, वहीं कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में मात्र 17-18%। तो ये तो असमानता हुई ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय आय के आंकड़े होते हैं उनका विश्लेषण करके हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब किसी देश की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन भी क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इससे हम विभिन्न क्षेत्रों के बारे में संतुलन स्थापित कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था के निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन प्राप्त कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है वो नीति निर्माण तथा एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो राष्ट्रीय आय है इससे संबंधित एक समिति का गठन किया गया था वर्ष 1949 में, और उसके अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस वही थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था जिनके नाम पर पीसी महालनोबिस मॉडल हम कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही आपको पता होगा कि जो उद्योग थे, भारी उद्योग, सर्वाधिक उद्योगों का विकास उसी योजना के तहत किया गया था। तो हम अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा। देखो, राष्ट्रीय आय की परिभाषा की यदि बात करें तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं, ध्यान से सुनना, कि राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी राष्ट्र की एक वर्ष में आर्थिक क्रियाओं के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। किससे होता है? जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा जो भी एक वर्ष के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उनके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखो, परिभाषा सुनना ज़रूरी है क्योंकि हर एक विषय की यदि आपको परिभाषा के बारे में पता है तो उस विषय से संबंधित पूरे के पूरे सब्जेक्ट जो सिलेबस होता है या फिर कह सकते हैं जो भी टॉपिक्स होते हैं वो अच्छे से समझ में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जो आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य नापा जाता है। इसमें एक बात का ध्यान और रखना है, वो है कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें हम देश के निवासियों द्वारा घरेलू एवं विदेशों से अर्जित आय को भी सम्मिलित करते हैं। जो घरेलू निवासी होते हैं, देश के नागरिक होते हैं या फिर देश की सीमा में रहने वाले यदि विदेशी भी हों तो उनके द्वारा घरेलू क्षेत्र के अंदर और विदेशों से जो भी पैसा अर्जित किया जाएगा उस सभी को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी अवधारणा के बारे में, इसका पर्सपेक्ट क्या है। देखो, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें किसी एक समय पर उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता। समझना कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें हम किसी एक समय पर उपलब्ध वस्तुओं के जो स्टॉक होते हैं, जो पहले से वस्तुएं रखी होती हैं, उनको शामिल नहीं करते हैं, बल्कि किसी समय की अंतराल में, जैसे मान लो एक निश्चित समय है, एक वर्ष में यदि हम मान लें तो उस एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को शामिल किया जाता है। देखो, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन आर्थिक क्रियाओं के द्वारा जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उन सभी का मौद्रिक मूल्य ही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होती है। और इसकी अवधारणा की बात करें तो अवधारणा में भी हम यही देख रहे हैं कि इसमें स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें सभी वस्तुओं व सेवाओं की बाजार कीमत पर गणना की जाती है। किस पर की जाती है? बाजार कीमत पर गणना की जाती है, एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, किस पर? मार्केट वैल्यू। इसको हम इसको हम मार्केट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कब होता है? देखो, फैक्टर कॉस्ट वो होता है जब जो सब्सिडी होती हैं वो सब्सिडी नहीं दी जाती हैं। यदि हम, जैसे मान लो किसी वस्तु का उत्पादन हुआ, उस वस्तु के उत्पादन पर यदि सरकार ने कोई छूट दे दी या सब्सिडी दे दी तो फिर उसके बाद जो प्राइस होगा उसे हम क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू कहेंगे। ठीक है, लेकिन यदि हम बाजार मूल्य में से सब्सिडियों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम फिर क्या कहेंगे? फैक्टर कॉस्ट।
कारक लागत, ठीक है। तो इसमें सभी वस्तुओं व सेवाओं की बाजार कीमत पर गणना की जाती है तथा एक वस्तु की कीमत को हम केवल एक ही बार शामिल करते हैं। ये थी हमारी राष्ट्रीय आय की अवधारणा कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय में जो वस्तुएं होती हैं कौन कौन सी शामिल नहीं होती हैं। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आपके पास सामने आ सकता है। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि बताइए निम्न में से कौन सी ऐसी वस्तु है जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाती। तो ध्यान से सुनना ये सारे पॉइंट कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। देखो पहली वस्तुएं कौन सी होती है, वो मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं मीडिएटर जो गुड्स होती हैं उनको हम शामिल नहीं करते, या फिर जो मीडिएटर जो सर्विस होती हैं उनको शामिल नहीं करते। जैसे मान लो कि किसी एक वस्तु के उत्पादन में हमने किसका कच्चे माल का यूज किया और एक नई वस्तु का उत्पादन किया। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक कार बनाई, ठीक है। आपने एक कार बनाई तो उस कार को बनाने के लिए आपने स्क्रू का यूज किया, टायर का यूज किया, ठीक है, प्लास्टिक का यूज किया। तो जो टायर, स्क्रू और जो प्लास्टिक है वो क्या है, मीडिएटर है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। तो उनको हम किस में शामिल नहीं करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम अवधारणा में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रीय आय में एक वस्तु को केवल एक ही बार जोड़ा जाता है, इसको अब 2 बार नहीं जोड़ सकते। और जबकि जो टायर होते हैं, टायर को यदि हम पहले ही गणना में जोड़ लेंगे तो एक बात बताइए कि यदि हमने टायर की जो आय है या फिर जो प्राइस है उसको राष्ट्रीय आय में ऐड कर लिया, तो जब कार की आय को हम ऐड करेंगे तो क्या कार की आय के साथ टायर की आय नहीं जुड़ जाएगी, ऑफ कोर्स जुड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि उसका डबल से उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो मध्यवर्ती जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, हमने पहले भी अवधारणा में पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें हम स्टॉक को शामिल नहीं करते। स्टॉक को शामिल नहीं करते, क्यों नहीं करते, मान लीजिए कि स्टॉक को यदि शामिल कर लिया जाए तो उसकी क्या गारंटी है कि वो वस्तुएं अगले साल स्टॉक में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए उनके दोबारा ऐड ऑन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो पुरानी वस्तुएं होती हैं और उनको हम शामिल नहीं करते। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो देखो जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, क्योंकि हमने नई वस्तु खरीदी, उसकी आय जो रहती है, उसकी जो वैल्यू रहती है उसको केवल एक बार ऐड कर दिया। यदि हमने उसी वस्तु को दोबारा बेचा तो वो वस्तु तो हमारे पास पुरानी हो गई। अब वो पुरानी वस्तु की आय को हमने यदि दोबारा बेचा तो वो क्या हो जाएगी, डबल ऐड ऑन हो जाएगी उसमें। इसलिए हम पुरानी वस्तुओं को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। अगली देखते हैं कि जो घरेलू सेवाएं होती हैं, घरेलू सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कपड़े धोना, खाना पकाना, जो ये सेवाएं होती हैं उनको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। अब इनको क्यों नहीं करते शामिल, देखो इनको इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि जो कपड़े धोना और खाना बनाना जैसा काम होता है घरों में, जो हमारी मम्मी दीदी करती हैं, तो उसको हम इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि वो अवैतनिक होती हैं। अवैतनिक मतलब नॉन सैलरीड होती हैं, इसलिए हम उनको शामिल नहीं करते। क्योंकि उससे कोई आय ही नहीं हो रही है तो फिर हम आय में शामिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी अभी चल रही है कि लोग कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक काम ही होता है। उससे भी यदि मान लो कि कल को मम्मी ने खाना बनाना बंद कर दिया तो आपको एक खाना बनाने वाली बाई रखना पड़ेगी और उनको सैलरी देना पड़ेगी। तो इसलिए ऐसी आवाज़ उठती रही है कि हम क्या करते हैं कि इनको भी शामिल करें। अगली है गैर कानूनी गतिविधियाँ, जैसे कालाबाजारी, तस्करी, इनको भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद जैसे देखो गैर कानूनी में जुआ भी आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है आयकर और निगम कर। इसको भी आप याद रखना कि आयकर को, निगम कर को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद अंश पत्र होते हैं, ऋण पत्र होते हैं, इनकी खरीद बिक्री में भी क्या होता है, राष्ट्रीय आय जो प्राप्त होता है, पैसा जो लाभांश प्राप्त होता है अंश पत्र ऋण पत्र से, उसकी खरीद बिक्री के बाद हम उसे शामिल नहीं करते, ठीक है। देखो ये हमारी थी कि राष्ट्रीय आय में कौन सी वस्तुएं शामिल नहीं होती हैं, और हमने अभी देखा कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है।
ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसकी मापने की कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं। तो विधियों की बात करें तो देखो 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं। एक होती है उत्पाद गणना विधि, दूसरी होती है आय गणना विधि और तीसरी होती है व्यय गणना विधि। ठीक है। तो उत्पाद गणना विधि में क्या होता है, देखो उत्पाद जो प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है, यदि हम उत्पाद के अंतिम उत्पाद में जो प्रत्येक उद्योग को क्या योगदान दिया है, मतलब जो अंतिम उत्पाद होता है, मान लीजिए कि अंतिम उत्पाद का जो मौद्रिक मूल्य होता है, जैसे एक पेन है तो पेन 5 रुपये का है, तो 5 रुपये का पेन में प्रत्येक उद्योग ने क्या योगदान दिया है, यदि हम उसको ऐड करते जाएंगे तो हमें प्रत्येक वस्तु का जो योग मिलेगा, प्रत्येक वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग मिलेगा, उसके योग को ही हम क्या कह देते हैं, राष्ट्रीय आय कह देते हैं। देखो जो राष्ट्रीय आय होती है, जो उसमें यदि हम उत्पाद गणना विधि से देखें तो एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम व वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। कैसे? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। अब हम चलते हैं राष्ट्रीय आय की दूसरी गणना विधि पर, वो होती है आय गणना विधि। उसको हम क्या कहते हैं, इनकम मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो आय होती है, विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले मजदूर होते हैं, व्यवसायी होते हैं और जो उपक्रम होते हैं, उनकी यदि हम शुद्ध आय को माप लें, किसको, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उद्यमी होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, इनको यदि हम, इनकी जो शुद्ध इनकम होती है, इसको यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। देखो इसमें हम कुल मजदूरी लेते हैं, कुल लगान भी लेते हैं, लगान का मतलब वो कर हो जाता है, ठीक है, कुल ब्याज शामिल करते हैं और कुल लाभ करते हैं। इसको याद रखना, ये चारों चीज़ें आप लिख भी सकते हो कि जो आय गणना विधि है उसमें हम 4 चीज़ों को जोड़ते हैं। एक आती है कुल मजदूरी, कुल लगान, कुल ब्याज और कुल लाभ। ठीक है, तो इन चारों का जो योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आय गणना विधि। ठीक है, अगली विधि जो है वो है व्यय गणना विधि। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें हम 2 चीज़ों को शामिल करते हैं। उनमें पहली है कुल उपभोग, लोगों के द्वारा उपभोग कितना हो रहा है। व्यय का मतलब वही होता है कि खर्च कितना कर रहे हैं लोग। ठीक है, लोग जितना खर्च करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि आय कितनी है। ठीक है, तो कुल उपभोग और कुल बचत, यदि देखो लोगों के पास मान लो 100 रुपये आय है, तो 100 रुपये में से उन्होंने 70 रुपये खर्च कर दिए और 30 रुपये बचा लिया। ठीक है, हमें नहीं पता पहले कि लोगों की आय कितनी है, लेकिन यदि हम ये पता कर लें कि लोग खर्च कितना कर रहे हैं और वो बचा कितना रहे हैं, तो हम नेशनल इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यदि उन्होंने 70 रुपये खर्च किया और 30 रुपये बचाया तो 100 रुपये की आय हुई। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि, मतलब कुल उपभोग कितना हो रहा है और कुल बचत कितनी हो रही है। तो ये 2 चीज़ों को हम व्यय गणना विधि में शामिल करते हैं। तो हमने राष्ट्रीय आय मापन की विधियां देखी। पहली उत्पाद गणना विधि देखी, जिसमें हम सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य लेते हैं 1 साल के अंदर। और दूसरी आय गणना विधि देखी, जिसमें हम कुल मजदूरी, कुल लगान, कुल ब्याज प्लस कुल लाभ को लेते हैं। और अगली हमने देखी व्यय गणना विधि, जिसमें कुल उपभोग व कुल बचत को शामिल करते हैं। ठीक है, देखो हमने अभी तक ये राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां देख ली। अब हम चलते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसके आकलन की सीमाएं क्या हैं। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि जो राष्ट्रीय आय है पूर्ण रूप से शुद्ध हो, है ना, तो शुद्ध तो होती नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना में बाधा बनकर आती हैं। तो हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो जो राष्ट्रीय आय है उसके आकलन में कुछ समस्याएं निम्न प्रकार हो सकती हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है, जिसकी उपज का काफ़ी जो कह सकते हैं जो उत्पादन है, उत्पादन का जो बहुत बड़ा भाग है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि देखो जो उत्पादन तो होता है
उत्पादन का अधिकांश भाग वो कृषक है ना वो स्वयं के उपभोग के लिए रख लेते हैं या फिर कुछ अगले साल के लिए बीज के रूप में रख लेते हैं। तो इसलिए जो अधिकांश भाग है वो बाजार में नहीं आ पाता, और जब बाजार में नहीं आ पाएगा तो उसकी गणना हम आय में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो एक पॉइंट आप याद रखना कि जो राष्ट्रीय आय की माप है वो सीएसओ करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करती है। यही राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े भी देती है। ठीक है, ये आप याद रखना कौन देती है, सीएसओ, राष्ट्रीय आय की माप करने वाली संस्था का नाम है सीएसओ। और एक और याद रखना कि जो आधार वर्ष है सीएसओ ने 2004-05 से बदलकर 2015 में 2011-12 कर दिया। आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया, और वो 2015 में किया था किसने, सीएसओ ने। ठीक है, तो हम चल रहे थे कि क्या समस्याएं आती हैं। तो देखो जो सीएसओ है वो सीएसओ अधिकतर उद्योगों से संबंधित आय को शामिल करता है, राष्ट्रीय आय में उद्योगों से संबंधित आय को शामिल करता है। तो इसलिए गांव में जो कृषक रहते हैं उनकी उपज का अधिकांश भाग वहां पर उद्योगों में आ ही नहीं पाता, बाजार में आ ही नहीं पाता। तो जिससे क्या होता है कि उसका अधिकांश भाग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाता है। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, तो जो भारत में असंगठित क्षेत्र सबसे बड़ी समस्या है। आपको पता होने चाहिए, नहीं भी पता है तो नोट कर लीजिए कि लगभग 70 से 80% भारत में असंगठित क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं। भारत के लोग जो मजदूर हैं वो 70 से 80% मजदूर असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब ऐसा होता है कि ये ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार में पंजीकृत नहीं होता है, जिसका कोई एक निश्चित आधार नहीं होता है। ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क नहीं होता है, मतलब कुछ भी किसी भी कार्यों में लगा रहता है, और बाकी का 10 से 20% ही इसमें संगठित क्षेत्र में है। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में है। तो हम बात कर रहे थे कि देखो भारत में असंगठित क्षेत्र के अनेक लघु कुटीर व घरेलू उत्पादक ऐसे हैं जिनके जो लेखा रहते हैं ना, जैसे मान लो उनसे संबंधित जो आंकड़े रहते हैं वो सीएसओ को प्राप्त ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि उनकी जो आय होती है उसका अनुमान करके राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। तो आप समझ ही गए हो कि अनुमान से हम कितना सटीक कर सकते हैं। ठीक है, और अगला जो समस्या आती है वो है कि काला धन। काला धन जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का देखिए कि कितना 18 से 21% तक काला धन का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है। ठीक है, और हम उसको शामिल नहीं करते, क्योंकि काली अर्थव्यवस्था के रूप में जो धन कार्य करता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया ही नहीं जाता। ठीक है, और अगली जो समस्या आती है कि वो है कि सही आंकड़ों की अनुपलब्धता होती है। जैसे मान लो कि अभी हमने ऊपर देखा था जो फसलों से संबंधित आंकड़े हैं, फल सब्जियों से संबंधित आंकड़े हैं, ये अधिकांशतः के अनुपलब्ध ही होते हैं या फिर नियमित रूप से ये मिलते ही नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट समस्या की बात करें तो राष्ट्रीय आय में हम देखते हैं कि जो ऊपर अभी बात करी थी कि जो सीएसओ है वो केवल किसको, उद्योग क्षेत्र को ही शामिल करता है। अब एक और बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ष में कई क्षेत्रों में कार्य करता है, जैसे मान लो वह कुछ महीने ड्राइविंग करता है, कुछ महीने सब्जी बेचता है, कुछ महीने मजदूरी का काम करता है, कुछ महीने उद्योग में काम करता है, तो उसकी आय को शामिल कैसे करेंगे। उसकी आय को शामिल करने से बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए क्या होता है कि जो आय होती है वो शुद्ध रूप से नहीं गणना हो पाती है उसकी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा राष्ट्रीय आय के बारे में जितनी भी जो अवधारणाएं हैं उसकी क्या वस्तुएं होती हैं ऐसी कि जो शामिल नहीं होती हैं, उसकी मापने की विधियां क्या होती हैं और क्या समस्याएं होती हैं वो हमने देखी। देखिए अब समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जो बाकी के शेष टॉपिक बचे हैं वो हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।